Signature Global presents Property Guru. नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो जैसे जैसे फरवरी का महीना करीब आता है मन में एक अजीब सी सुगबुगाहट होने लगती, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो या तो कोई बिजनेस करते हैं या फिर इकोनॉमी से डायरेक्टली किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और इनफैक्ट ना भी जुड़े हुए हों तो भी, क्योंकि ये मौसम होता है बजट का मौसम या बजट का महीना। तो हर किसी के लिए बजट से अपनी अपनी उम्मीदें हैं, बजट से अपनी अपनी बातें हैं। एक आम टैक्स पेयर से लेकर तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक, एक कारोबारी तक, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, कोई भी कैटेगरी आप निकाल लें, हर किसी को बजट से बेहद उम्मीदें रहती हैं। और ऐसे ही एक सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जिसकी आई थिंक बजट विश लिस्ट सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है। एक तरफ तो ये बहुत बड़ा रोजगार का जनक है और दूसरी तरफ हर किसी का जो एक जीवन का बड़ा सपना, हर भारतीय का कि मेरा एक अपना घर हो, उस सपने को पूरा करने वाला सेक्टर है। तो बजट में खास उम्मीदें तो ये लगाता ही है। तो इस बार भी हम बजट की ये उम्मीदें आपके सामने रख रहे हैं और ये उम्मीदें वित्त मंत्री साहिबा तक भी पहुंच रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसके लिए देखिए खास मेहमान आज हमारे यहाँ पर आए हैं मेरे साथ। तो पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बुमन ईरानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई नेशनल के और एक बड़े डेवलपर हैं, जाने माने डेवलपर हैं मुंबई शहर के। मुंबई शहर इसलिए क्यों? क्योंकि वो देश के रियल एस्टेट का एक आईना है। बहुत सारी चीज़ें रियल एस्टेट की वहाँ से तय होती हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं प्रदीप अग्रवाल साहब, जो कि चेयरमैन और फाउंडर हैं सिग्नेचर ग्लोबल के, और वो दूसरा शहर जहाँ से रियल एस्टेट की तस्वीर बहुत हद तक तय होती है, दिल्ली NCR, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये दो बड़ी बातें। और तीसरे मेहमान हैं मिस्टर अखिल गुप्ता, जो कि फाउंडर है नो ब्रोकर के। अब ये यत्र तत्र सर्वत्र वाला मामला है कि भाई आप एज सच तो कहीं प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट हैं, आप डिजिटली हैं, इस एज में उसका बहुत महत्व है। तो बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का ही। और एक 3 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन और चौथा मैं, जो घर खरीदारों का रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए मुझे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बमन साहब, आपसे शुरू करते हैं हम। इस बार इस बजट में क्या उम्मीद है? वैसे तो हम साल भर आपसे वो सवाल पूछते हैं और वो बातें अलग अलग आती हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ बजट खड़े हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? विपिन जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने हमें शो पे बुलाया, और दूसरी बात यह है कि आपने एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर दी। हम एज अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री 250 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। 250 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली हमारे साथ काम करती हैं। उसके आगे हम करीबन 8 करोड़ जो ऐसे लोग हैं जो बियॉन्ड एग्रीकल्चर और कुछ नहीं कर पाते, उनको ट्रेन करके रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह एम्प्लॉय करते हैं। हमारी जीडीपी पे जितनी इम्पैक्ट होती है वो करीबन आज की तारीख में 8% ऐसे गवर्नमेंट का डेटा है, बट मेरा मानना है इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की टोटल जीडीपी पे इम्पैक्ट अबाउट 20% है एंड वी आर अबाउट 40% ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो एक तरह से उसकी भी 6% आप इसमें ऐड कर दो। ऐसे ऐड कर करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो द इम्पैक्ट इज प्रीटी ह्यूज। हमारी मांगे बहुत सिंपल है। हमारी मांग ये है कि आप किसी भी तरह से लोगों को ये होम्स फॉर ऑल जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दावा किया है और ही टेकन अप एज अ चैलेंज, उसमें हम सब आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। आप 3-4 चीज कर दो और बाकी सारी चीज हम पे छोड़ दो। एक तो मैं आपको बता दूं, अफोर्डेबल हाउसिंग का जो एक ड्रॉप हुआ है, 26% ऑफ द हाउसिंग इंडस्ट्री वाज अफोर्डेबल हाउसिंग इन 2021 और अभी वो 17% हो गई है 2024 में। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को किस तरह से आप बढ़ाओगे? 3-4 छोटी छोटी बातें हैं। एक तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन चेंज कीजिए। 2017 में आपने इसे 45 लाख की एक डेफिनेशन की थी एंड 60 एंड 90 स्क्वायर मीटर्स के घर बनाने की बात की थी। हमारा ये मानना है बस ये 60 और 90 स्क्वायर मीटर्स का घर आप जस्ट साइज के साथ रखें, क्योंकि 2017 से लेके आज तक सिर्फ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आप देखें तो करीबन ये घरों के दाम करीबन 80 लाख होने चाहिए। ये एक फर्स्ट स्टेप, अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन चेंज कीजिए। अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन चेंज करने के बाद आप ऐसा कीजिए कि जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं, जो डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं, उसे 15% टैक्स ब्रैकेट, और ये पहली बार नहीं होगा, आप सर्टेन इंडस्ट्रीज में ये एडवांटेज देते ही हैं, तो ये डेवलपर्सों को एक एडवांटेज दीजिए ताकि 15% इनकम टैक्स में वो ये घर बना सकें। तीसरी बात ये रहेगी मेरी कि बेसिकली एक क्रेडिट गारंटी स्कीम रहती थी, उसमें हम चाहते हैं कि होम लोन जो 70 लाख के करीब हों, इसे क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम आप
कवर करें, और उसके आगे 30 लाख रुपीस फर्दर होम इंप्रूवमेंट लोन्स पे आप ये एडवांटेज दें। चौथी बात तो बहुत बड़ी सिंपल है, 24B में आप इंटरेस्ट डिडक्शन देते हैं, वो इंटरेस्ट डिडक्शन का आपने एक 2 लाख रुपीस का सीलिंग लगा के रखा है। मेरा मानना है ये 7.5 लाख रुपए अगर की जाए तो दोनों तरह से देश की बढ़ोतरी भी होगी और लोगों को घर भी मिलेंगे। और लास्ट रह जाती है बात कि 80C में जो डिडक्शन होता है प्रिंसिपल रिपेमेंट का, वो करीबन 5 लाख रुपया फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर देनी चाहिए। अगर आप इतना कर दो और लोगों के हाथ में और पैसा दे दो, रिड्यूसिंग द इनकम टैक्स ओवरऑल, तो आप देखोगे कि घरों की एक खरीदने की स्फूर्ति बढ़ जाएगी, जो अच्छी है आज की तारीख में, वो और बढ़ जाएगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो राह दी है कि होम्स फॉर ऑल, ये हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि टुडे देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ करीबन 10.1 मिलियन होम्स, और ये 2030 तक, ये हमारा डेटा नहीं है, CII का डेटा है और नाइट रैंक का डेटा है, कि ये 31.2 मिलियन हो जाएगी बाय 2030, विच इज नॉट सो फार अवे। बस इतनी ही चीज है विपिन जी। चलिए, बस इतनी सी आस है या ये दिल मांगे मोर वाली बात है लेकिन अच्छी बातें हैं। और एज अ घर खरीदार मैंने कहा कि आज उनको रिप्रेजेंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आपकी सारी मांगे वाजिब लगती हैं, खास तौर पे अंतिम 2-3 मांगे कि भाई वित्त मंत्री जी थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम हाथ में दे दीजिए, वो जो हमारी 8024B और 80C वाली जो होम लोन्स की लिमिट है उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। मुझे याद है पिछली बार आपने 5 लाख कहा था, इस बार आपने उसमें 2.5 लाख का और इजाफा कर दिया, आपने कहा 7.5 लाख तक आप कर दो, वो जो ब्याज वाला हिस्सा है उस पर टैक्स की छूट। तो वाकई महंगाई बढ़ी है, तो उसके साथ ये भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, उम्मीद तो यही रहेगी। प्रदीप सर, अब आप दिल्ली NCR को क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनफैक्ट और बड़े ब्रैकेट में आप काम कर रहे हैं, क्या इनमें से कुछ बातें जो इनफैक्ट बमन साहब ने कही हैं डेफिनेटली वो आपके बुके में भी होंगी, लेकिन कुछ और उसमें अलग जोड़ के बात रखना चाहते हैं? नमस्कार विपिन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। बिल्कुल जितनी भी बातें हैं मोस्टली बमन जी ने कवर कर ली हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर इतनी हमारी विश लिस्ट अगर पूरी होगी तो एक जो आम इंसान है उसके चेहरे पर जरूर मुस्कान आएगी, और इस बजट से उसे बहुत बड़ी उम्मीदें भी हैं। देखिए, अगर आप हमारे पिछले इंटरव्यूज भी देखें जो लास्ट अगर 2-3 बजट के हैं, तो मुझे लगता है अगर उनका रिपीट टेलीकास्ट भी कर दें तो वो सिमिलर डिमांड हमारी आपको नजर आएंगी। राइट। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें फंडामेंटल है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उसको अब समझना चाहिए। खास करके जो इंडस्ट्री स्टेटस की बात है वो मुझे लगता है वो इतनी लॉन्ग अवेटेड है, क्योंकि आज अगर आप देखें कि रियल एस्टेट में जो एक कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक रोल प्ले कर रही है, उस इंडस्ट्री को अगर जो मिलने वाले जो फंड्स हैं उनकी अगर जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा होगी, तो बनाने में वो कहीं ना कहीं अल्टीमेट वो जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं होम बायर के ऊपर डाउनलोड होगी। दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में कहीं ना कहीं लैंड प्राइस का इंक्रीज होना है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो सप्लाई कम हुई है उसका रीजन ये है कि जो प्राइसेस हैं लैंड के वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। इन दोनों से रीजन क्या रहा कि एक जो डिमांड बनी हुई है उसको डिमांड को पूरी नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खास करके जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बड़ा पैसा अगर गवर्नमेंट खर्च रही है, तो उसके सराउंडिंग में जो लैंड्स हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। अभी अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो जो R जोन के अंदर लैंड है केवल आप उनके ऊपर ही घरों का निर्माण कर सकते हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को अब इस चीज से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि R जोन की लैंड्स काफी ज्यादा महंगी हैं। जैसे कि आप स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाते हैं, ऐसे ही स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग जोन बनाए जाने चाहिए जो एक टाउन की तरह हो, जिसके अंदर एक एक टाउनशिप के अंदर 5 से लेके 10,000 से ज्यादा घर हो, जिसमें एक ही जगह लगभग 30 से 40 हजार लोग रह सके और सारी एमिनिटीज भी उसी के अंदर हो। जब भी ये जो बढ़ने वाला मेट्रो सिटीज पे बोझ है ये कहीं ना कहीं कम हो सकेगा। और दूसरा जो एक CLSS स्कीम वाला जो पोर्शन है, मुझे लगता है वो जरूर एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि आज EMI का बोझ भी कहीं ना कहीं दिन ब दिन बढ़े जा रहा है और घर जो है वो सस्ते मिल नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है वो कहीं ना कहीं री इंट्रोड्यूस करके प्रॉपर तरीके से एक लॉन्गर टाइम के लिए उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
और एक इनपुट क्रेडिट जो टैक्स है उसको दोबारा से रिजीम शुरू करनी चाहिए। रीजन क्या है कि आप देखिए कितने भी आप टैक्सेस हो या कोई भी चीज हो, सबका जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है वो जाके एंड ऑफ द कस्टमर ही पड़ता है। राइट। तो विश लिस्ट बहुत लंबी है। आप इंटरव्यू अगर 1 घंटे का भी करेंगे तो मुझे लगता है हमारी रिपीटेशन सेम होगी कि हम ये चाहते हैं कि आज जो एक कॉमन मैन है, खास करके जो 50 लाख से 80 लाख रुपए तक के घर है, उनके अंदर एक डिमांड बहुत ज्यादा है, उनकी सप्लाई कम हो गई है और सप्लाई कम होने से मुझे नहीं लगता है कि कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आपके माध्यम से अगर वित्त मंत्री जी सुन रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो एक कॉमन मैन के लिए होना चाहिए वो जरूर होगा। और क्वाइट होपफुल कि इस बार के पिटारे में से जो हमारे वित्त मंत्री जी, उनके जरूर कुछ ऐसा निकलेगा कि एक जो फैमिली है जो आज वेट कर रही है अपने घर का, उसके चेहरे पे एक आपको मुस्कान नजर आएगी। बिल्कुल। पिछले 2-3 साल की बात करें तो जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ा है और घर खरीदार सामने आए हैं और हर तरीके से निवेशक भी आए, घर खरीदार भी आए, सब कुछ है, तो अगर उसको एक मोमेंटम बरकरार रखना है तो इसमें से आपकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सामयिक जिसे कहते हैं कि हाँ इस वक्त की नीड ऑफ द टाइम भी हैं। हो सकता है कि कुछ एड्रेस होती हुई भी नजर आए। इंडस्ट्री स्टेटस बहुत पुरानी मांग है, इनफैक्ट मैं जब से ये रियल एस्टेट के शोज़ कर रहा हूँ वो है, लेकिन आज तक ड्यू है। होपफुली शायद इस बार बात आगे बढ़े। राइट। अखिल, आपकी क्या डिमांड्स हैं? क्या प्रॉपटेक की तरफ जाएंगे, वहाँ से कुछ बात रखना चाहेंगे, या हमारे जो दोनों डेवलपर्स मित्रों ने जो बात कही है उसको ही आगे बढ़ाएंगे? आई थिंक सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। जो बमन जी ने और प्रदीप जी ने कहा वो तो बहुत बेसिक डिमांड है जो सालों से चली आ रही है। मुझे आईआईटी से पास हुए 20 साल हो गए, उसमें मैंने घर खरीदा 1 बार 2 बार, और सबसे बेसिक जो चीज है, जो आप घर खरीदने पे जो आपको एग्जम्पशन मिलता है, वो 1.5 लाख हुआ करता था, जिसको बढ़ा के 2 लाख रुपए किया गया था। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लोगों की सैलरी बढ़ गई है, टैक्स बढ़ गया है, तो सबसे पहले तो हमें उसको एग्जाम्पशन को बढ़ाना चाहिए। जैसे बमन जी ने कहा कि शायद उसको 7.5 लाख पता नहीं एक बार में गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी, बट अगर उसे 5 लाख भी कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा एफर्ट होगा लोगों के लिए। उसके अलावा एक जो चीज हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं और जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, और 2047 में हम लोग कह रहे हैं अमृतकाल आएगा, हम लोग डेवलप कंट्री बनेंगे। डेवलप कंट्री बनने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ओनली अबाउट रोड्स और जो आप ट्रांसपोर्ट बना रहे हो, हमें घर भी चाहिए। तो आप देखो इंडिया में 10 बड़ी सिटीज हैं जहां पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, और जब लोग कोविड के बाद बहुत तेजी से वापस आए तो उससे प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ी, पर साथ में रेंट भी बढ़े और प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़े। पिछले 3 साल में 4 साल में अगर आप देखेंगे, बहुत जगह है बैंगलोर में, दिल्ली में, जहां पे प्रॉपर्टी के रेंटल 70-80% बढ़ गए, प्रॉपर्टी के दाम 50 से 100% बढ़ गए। ये जो बड़ा है, इसके बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ द रीजन इज कि भाई जो कॉस्ट है जो बिल्डर के लिए है, क्योंकि अगर बिल्डर को अगर हम एक इंडस्ट्री बना दे तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ कैपिटल है, अगर वो कम हो जाएगी तो वो जो उससे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हाउस कम होगा, वो बेनिफिट कस्टमर के पास होगा। जैसा कि बमन जी ने कहा, अफोर्डेबल हाउसिंग 45 लाख रुपए में कुछ नहीं मिलता है, तो मतलब वो 70-80 लाख रुपए जो भी सरकार को ठीक लगे वहां तक लेके जाए। अफोर्डेबल हाउस जो कोई खरीद रहा है उसके लिए अगर एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट रहे एज अ कंज्यूमर, और जो प्रदीप जी ने भी कहा, मैं उससे बहुत तरह तक सहमत हूं। आप अगर दुबई भी देखेंगे तो दुबई के अंदर क्या होता है, सिटीज बनती हैं। अब हम किसी भी बड़ी सिटी के अंदर अब हमें नए एरिया डेवलप करने पड़ेंगे, नए पूरी मिनी सिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, जहां पे घर हो, ऑफिस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और उन सिटीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आके कुछ स्पेशल स्कीम्स देनी चाहिए कि आप अगर यहाँ पे डेवलपर घर बना रहा है तो शायद में इनकम टैक्स का एक 80 IBS सेक्शन था बिल्डर्स के लिए, जो अफोर्डेबल हाउसिंग में जिन्हें 100% एक्सेप्शन मिलता था घर बनाने पे, वो फायदेमंद हो सकता है। जो घर खरीद रहा है उसको एक्स्ट्रा अगर एग्जम्पशन मिलेगा तो वो काम हो सकता है। तो अगर हमें 2047 के लिए सोचना है तो अब बहुत टाइम निकल चुका है। पिछले 10 साल में मुझे नहीं लगता कि एज अ कंज्यूमर और एज अ बिल्डर, अदर देन जो लास्ट ईयर LTCG में टैक्स को कम किया था, 12.5% पे लेके आए थे, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ खास रिफॉर्म हुआ है हाउसिंग रियल एस्टेट के अंदर।
राइट टाइम है और बहुत जरूरी है कि हम इसको अभी करें, ताकि देश के डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आने वाले अगले 10-15 साल। Signature Global presents Property Guru. बमन साहब, इंडस्ट्री स्टेटस, ये मतलब जैसा मैंने भी कहा कि जब से आप और हम बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी डिमांड रही है, बट क्या हम ये माने कि नाउ दिस इज अ वेरी हाई टाइम, जब 47 की बात करते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं सबको एक घर देना है, वो एक बड़ी नीड है, अफोर्डेबल हाउसिंग फोकस में है, तो इस समय स्टेटस अगर मिल जाता है तो शायद फिर कुछ और आप लोगों की डिमांड शायद उतनी रहेगी नहीं, आप लोग बाकी चीजें खुद ही मैनेज कर लेंगे। विपिन जी, जैसे मैंने कहा, फॉर एन इंडस्ट्री जो करीबन 8 करोड़ अनएजुकेटेड लोगों को एम्प्लॉय करती है, और ये इंडस्ट्री वो है जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया है। इसमें हमारी कोई भी मांग आप ले लो तो इट इज नॉट स्मॉल, इट इज नॉट, क्या बोलते हैं उसको, विच कैन बी विश्ड अवे। इंडस्ट्री स्टेटस हमें इसलिए चाहिए कि विद इंडस्ट्री स्टेटस देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी एंड यू कैन गेट बेटर होम लोन्स में, आपको कंस्ट्रक्शन लोन्स में जिस तरह से हमको एडवांटेजेस मिल सकते हैं बैंक से। So that is definitely there. और आप अगर देखोगे टुडे a lot of our industry is absolutely, जिसको कहते हैं organized sector है। It is no longer the industry of before जो हुआ करता था, जहाँ पे बिल्डर हर प्रोजेक्ट में नाम अपना चेंज करते थे। आप देख ही सकते हो, हम दोनों जो इस शो पे हैं, दोनों लिस्टेड कंपनीज है और दोनों काफी अच्छी तरह से सारा प्रदर्शन करके काम करते जा रही है। ऑल आवर डिमांड्स, मैं तो कहता हूं विपिन जी, अगर आप मुझे थोड़ा मौका दे तो मैं जीएसटी के बारे में बताना चाहूंगा। प्रदीप जी ने बराबर से कहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमें एक जमाने में ऐसे लगता था कि हाउसिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, ये बड़ी बड़ी मात्रा में अफेक्ट कर रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा मैं कहूंगा मुंबई को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि मुंबई में आप रीडेवलपमेंट जो करते हो, उस पे आप रिहेबिलिटेशन के जो घर बनाते हो उस पे भी 5% जीएसटी भरा करते हो, और ये काफी डबल टैक्सेशन हो जाता है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतनी भारी हो जाती है, डेवलपर आधे से ज्यादा टाइम इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग डिजाइन किस तरह से करना चाहिए, कस्टमर को किस तरह सर्व करना चाहिए, उसकी जगह पे यही दाव पेज में लगा रहता है कि हाउ डज ही काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ एंड बी कंप्लायंट। तो ये सारी बातें हमारी एकदम वाजिब है। आई थिंक ये सारी बातें, जैसे हम सबने कहा, लास्ट ईयर द गवर्नमेंट कुड नॉट टेक अ बजट, दैट वाज बिकॉज द गवर्नमेंट वाज चेंजिंग। तो आज की तारीख में ये मौका उठा के जोरदार गवर्नमेंट आने से दे शुड टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे कस्टमर के लिए वो पूरी की जाए तो विल बी वेरी वेरी ऑब्लाइज्ड। और हम आपको एक दावा दे सकते हैं कि हाउसिंग इंडस्ट्री के बढ़ने से आपकी जीडीपी में एक इम्पैक्टफुल ग्रोथ आएगा। और मेरा मानना है अराउंड द कंट्री डेवलपर्स एकदम ट्यून हो गए हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, उनकी उम्मीद पूरी करने के लिए। एक विकसित भारत में हर किसी भारतवासी के पास घर पे एक छत हो, यानी सर पे एक छत हो, इसकी जो पूरी करने की इच्छा है हमारी पूरी लगी पड़ी रही है। जी बिल्कुल। तो उम्मीद कर सकते हैं कि क्या वित्त मंत्री के मन में उस तरह की तस्वीर होगी कि अब वक्त है कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और चीज़ों को, क्योंकि लिक्विडिटी एक बड़ी मैटर करती है, उन चीज़ों को किया जाए। और बहुत हद तक की बात सही है कि क्लीनिंग काफ़ी हुई है इस सेक्टर की। रेरा के बाद कह लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर जो हैं वो यहाँ पर बड़ी कंपनीज़ हैं या फिर ऐसी कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड हैं और इनके रिकॉर्ड कंपैरेटिवली बहुत क्लीन है। तो अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ चला है, तो फिर क्यों ना वो स्टेटस मिले। एक प्रदीप जी, बात हुई आई थिंक 2 या 3 बजट पहले की बात है, जहां प्रस्ताव आया था काफी बड़ा रेंटल हाउसिंग को लेकर। वो गाइडलाइंस थी, चीजें थी, बातचीत हुई थी, काफी चर्चा भी हमने उस वक्त की, लेकिन उसके बाद से फिर कुछ बात कभी आगे नहीं बढ़ी। क्या उम्मीद है आपकी इस बार कुछ रेंटल हाउसिंग में हम 1-2 कदम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं बजट में? बिल्कुल, देखिए, रेंटल हाउसिंग ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं इस देश की डिमांड को मीट आउट कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैलरीड क्लास लोग हैं जो शायद घर खरीदने में सक्षम नहीं है, या जिनको अपने जॉब के हिसाब से मूवमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी अल्टीमेट डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी और उनको कहीं ना कहीं सब्सिडाइज करना पड़ेगा। देखिए, आज बहुत सारे ऐसे लैंड पार्सल्स हैं जो मेट्रो सिटीज के सराउंडिंग में या मेट्रो सिटीज में जो गवर्नमेंट पीएसयूज के पास हैं या गवर्नमेंट की और अदर बॉडीज के पास हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट को आगे बढ़कर आना पड़ेगा और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये मान के चले, जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, अगले बजट पर फिर हम यही चर्चा कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात एक और आप देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को भी काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसा वो भाई ने बताया कि
जीडीपी के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कोई भी स्कीम ला रहे हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट को भी काफी तरह के टैक्सेस हैं और स्टैम्प ड्यूटीज हैं और बहुत सारे और टैक्सेस हैं और कई इंडस्ट्री के थ्रू आते हैं वो, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री डायरेक्टली इनसे जुड़ी हुई हैं। एंड इतना बड़ा जॉब क्रिएशन है तो पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए तो एक पूरा पूरा बिजनेस हब है, इसको एक बिजनेस की तरह ही रन करना चाहिए। क्योंकि आज जब मोमेंटम बना हुआ है, अगर इस वक्त में हमने थोड़ा सा आगे बढ़कर ये काम नहीं किया तो जैसा कि आप जानते हैं पीछे रियल एस्टेट में मोमेंटम काफी डाउन था। अगर उस वक्त किसी तरीके के कुछ बेनिफिट दिए भी गए तो वो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहे नहीं। आज इंडस्ट्री अपने एक नए तरीके के रिजीम में है, रेरा आने के बाद काफी क्लीनिंग हो गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अब फॉरवर्ड आना चाहिए और आकर कुछ ना कुछ ओपन एंडेड चलना चाहिए कि ठीक है हम भी कुछ करते हैं। और जैसा भवन भाई ने कहा कि इंडस्ट्री जो है वो वेलकम करने के लिए तैयार है। आप छोटी छोटी माइन्यूट चीजें करिए जिससे गवर्नमेंट को कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है और आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन जो 2047 का विकसित भारत की बात कर रहे हैं उसके अंदर होता हुआ देखेंगे आप। राइट, बिल्कुल ये चीज़ तो है कि इंडस्ट्री का एक अपना रोल है। घर तो आप लोग देते हैं लेकिन उसके अलावा बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूर वित्त मंत्री के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर। अखिल, ये आप अभी तक तो हमने जो है वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेटस और डेवलपमेंट और इसके इर्द गिर्द बातचीत की। चूँकि आप ऐसी फैटर्निटी से बिलोंग करते हैं प्रॉपटेक, तो वहाँ पर कुछ अलग तरीके की आपकी डिमांड से बजट को लेकर कि उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए ताकि इस तरह की कंपनी, क्योंकि ये आज देखिए ग्राहकों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ममन जी घर बनाते हैं, प्रदीप जी घर बनाते हैं, लेकिन मुंबई या कहीं और बैठ के या किसी और शहर से मैं देख सकता हूं, क्योंकि हम देखते हैं प्रॉपर्टी गुरु में हमारे पास इतनी क्वेरीज आती हैं जिनका वो लोकल सिटीज़ से कनेक्शन, मतलब एक पहले ये था कि भाई लोकल सिटी हैं आप वहीं इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अब ये ग्लोबल टाइप मामला हो गया। इनफैक्ट बाहर से बहुत सारे मेल्स आते हैं हमारे पास कि भाई मैं अभी न्यूयॉर्क में हूं लेकिन अभी इस शहर में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। उस लिहाज से आप जैसी कंपनीज मैटर करती हैं, प्रॉपटेक्स मैटर करते हैं, उनके लिए कुछ हो बजट में? तो आई थिंक दो तीन चीजें हैं। एक तो जैसे रेंटल हाउसिंग के लिए बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है और जो रेंट्स इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रदीप जी ने सही कहा, घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए रेंटल्स को काम डाउन करने के लिए हमें ज्यादा घर बनाने पड़ेंगे। ज्यादा घर बनाने के लिए घर की वैल्यू को कंट्रोल में रख के कैसे आई कैन इंसेंटिवाइज पीपल टू बाय हाउस, समबडी हु इज केपेबल, कि जो चाहता है कि यार मैं 2 घर 3 घर को एज ए इन्वेस्टमेंट ले लूं। तो अगर हम दूसरे घर तीसरे घर को खरीदने के लिए उसमें टैक्स बेनिफिट देंगे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनआरआईज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो छोटी सिटी में बैठे हुए हैं बट जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो रेंटल एज ए इनकम के लिए घर खरीदेंगे, जो बहुत बड़ी डिमांड आती है। और पहले बहुत अच्छा चलता था ये, आई थिंक 2018 16-17 के आसपास ये सेकंड होम के ऊपर जो इंटरेस्ट पे बेनिफिट था वो हटाया था। तो एक वो चीज करनी चाहिए। दूसरी जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, एक बिल आया था, मॉडल टेनेंसी एक्ट आया था जो गवर्नमेंट ने इशू किया था बट अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब वो हो जाएगा तो एक बहुत स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अक्रॉस स्टेट्स। अभी महाराष्ट्र में कोई चीज अलग तरीके से चलती है, बैंगलोर में कोई चीज अलग तरीके से चलती है, कहीं पे रजिस्ट्रेशन पहले होता है, कहीं पे रजिस्ट्रेशन बाद होता है। वो जब स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा तो वो भी लोगों को कॉन्फिडेंस देगा कि भले ही मैं उस सिटी में नहीं रहता हूं बट मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं रियल एस्टेट को खरीद सकता हूं फॉर रेंटल इनकम और एनीथिंग एल्स। सो 2-3 चीजें हैं। डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत तेजी से काम करना चाहिए। अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स देना एक बहुत बड़ा हैसल है, स्पेशली इन कर्नाटका एंड अदर स्टेट, जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए ही आपके पसीने छूट जाते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को हमें स्मूथ करना चाहिए। कैसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन को, जैसे महाराष्ट्र के अंदर आप जब घर किराए पे लेते हैं तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है रेंटल एग्रीमेंट डीड का, वो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो हमें इस पे काम करना चाहिए कि अगले 2-4 साल 5 साल के अंदर कैसे प्रॉपर्टी को मैं ऑनलाइन खरीद बेच सकूं और उसका रजिस्ट्रेशन भी मैं ऑनलाइन करा सकूं। राइट, तो ईज ऑफ बाइंग भी यहाँ पर आनी चाहिए और वो हमने देखा है कि कुछ हद तक हुआ भी है, लेकिन अभी उस पर और काम करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ थोड़ा स्टेट और सेंटर वाली बात भी आ जाती है। तो वो एक प्रॉपर सिंक होगा तो चीज़ें और बेहतर नज़र आएंगी। तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी वाला मामला है। बहुत समय से बहुत कुछ बेसिक डिमांड है इंडस्ट्री की, वो
प्लस कुछ वक्त के साथ जो डिमांड्स बदलती हैं, मसलन जो टैक्स रिलेटेड हैं वो कोई भी तस्वीर जब आप किसी देश की देखते हैं, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, किसी शहर की तस्वीर होती है तो उस तस्वीर में रियल एस्टेट ही दिखाई देता है, बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, फिर वो चाहे लोगों के घर हों, चाहे वो कमर्शियल इमारतें हों या किसी और तरह की इमारतें हों, तो वहीं से एक देश का एक पिक्चर उभरती है कि हाँ भाई ये देश दिखने में ऐसा है और वो रियल एस्टेट ही है। तो आई होप कि घर खरीदार, घर को बनाने वाले, उनको बेचने वाले, उनको फैसिलिटेट करने वाले, इन सब के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ हो। तो ये तो हमारी उम्मीदें हैं। एक बार फिर हम सब लोग मिलकर बैठेंगे बजट के बाद और देखते हैं इसमें से कितनी उम्मीदें इस बार वित्त मंत्री साहिबा हमारी पूरी करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.